नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करेंगे एक जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में। कैंसर का इलाज है या नहीं है, कैंसर के क्या लक्षण हैं, इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश सिंह, जो इस पर पूरी तरह से बताएंगे कि क्या है कैंसर की बीमारी और क्या है इसके लक्षण। सर, सबसे पहले तो आपका प्रभा साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, कैंसर आज पहले देखा जाता था कि कभी कभी कैंसर की बीमारियां किसी किसी को सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। कोई उम्र नहीं बची है कैंसर होने की। क्या है कैंसर की बीमारी? कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये तकरीबन 100 बीमारियों का समूह होता है। कॉमन फैक्टर ये होता है कि कोई एक सेल डिवाइड होना शुरू होती है, उसके बाद वो रुकती नहीं है, वो मल्टीप्लाई करती जाती है, वहाँ पर ट्यूमर बनता है। उसके बाद वो ब्लड के थ्रू बाकी सारी उसके अंदर बॉडी के अंदर फैल जाती है, फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स में जा कर के वहाँ पर रुक करके और वहाँ ग्रो करना शुरू करती है। लेकिन हर कैंसर दूसरे कैंसर से एक अलग बीमारी है। ब्रेस्ट कैंसर अलग बीमारी है, लंग कैंसर अलग बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर अलग बीमारी है। तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर ये होता है। किस तरह से ये शरीर में ट्यूमर बन जाता है, किस तरह से स्टार्ट हो जाती है? क्या ऐसा मतलब क्या दिनचर्या में प्रॉब्लम है या फिर क्यों प्रॉब्लम, शरीर में क्या चीज़ ऐसा होता है? हमारे शरीर में दो तरह की जीन्स होती हैं। एक होती है ट्यूमर प्रोटेक्शन जीन्स, कैंसर प्रोटेक्शन जीन्स, और दूसरी होती है कैंसर प्रोमोटर जीन्स। और नॉर्मल में इन दोनों का बैलेंस बना रहता है, जिससे कि कोई कैंसर की सेल ग्रो नहीं करती है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो इस बैलेंस को ख़राब करते हैं और उस ट्रिगर की वजह से सेल मल्टीप्लाई करना शुरू करती है। अगर हम लोग नोन कारणस के बारे में बात करें, जिनके बारे में पता है हमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है टोबैको एंड अल्कोहल। अगर ये दो फैक्टर्स हमारे इसमें से समाज में से हट जाएं तो 50% कैंसर्स की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो चबाने वाला हो, चाहे वो इनहेल करने वाला हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, जिस मर्जी फॉर्म में। इसके बाद जो अलग फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर आते हैं वायरस के इन्फेक्शंस, जैसे HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उससे जो लेडीज़ में जो सर्विक्स कैंसर होता है, गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है, वो इसके साथ एसोसिएटेड है। लिवर के लिए है हेपेटाइटिस B वायरस। इन दोनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो अगर वो वैक्सीन्स लगवा ली जाती हैं तो इन दो कैंसर से मोर देन 90-95% प्रोटेक्शन इंसान को मिल जाता है। ये वैक्सीन जो आप लगाने के लिए कह रहे हैं, वो मतलब पहले लगाई जाती है या बाद में लगाई जाती है? वैक्सीन उसको बोलते हैं जो बीमारी होने से पहले इस्तेमाल होती है। जैसे पोलियो वैक्सीन है, वो ओरल फॉर्म में आती है, वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन को दी जाती है ताकि उस पॉपुलेशन को पोलियो ना हो। वैसे ही ये दो वायरस की वैक्सीन्स हैं। जैसे हम MMR का इंजेक्शन लगाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, उसी फॉर्म में ये होता है कि हम इसको लगाएं ताकि इस जिन इंसान को लग जाती है उसमें ये कैंसर होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। सर, ये जो आपने बताया, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से अगर कोई कैंसर से बचना चाहता है और इसका इस्तेमाल करना चाहता है, जो भी आपने वैक्सीन बताई, तो किस तरह इसका क्या किस तरह से इसको करेंगे? ये वैक्सीन्स हमारे नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है अभी। मार्केट में 2-2.5 हज़ार रुपये की एक वैक्सीन आती है और 2 से 3 इंजेक्शन लगते हैं 2 से 6 महीने के बीच में। जैसे बाकी वैक्सीन्स लगती हैं वैसे ही होती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसके? नहीं, कोई, जैसे बाकी बच्चों में वैक्सीन लगती है वैसा ही होता है ये। तो अगर इसका इस्तेमाल करें तो हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं? 2 स्पेसिफिक कैंसर, सर्विक्स कैंसर और लिवर कैंसर। हावेवर जो अभी भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 50% कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकती है, वो है तंबाकू और शराब को हटा देना। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को टोबैको फ्री डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड का भूटान पहला देश था जिसने अपने आप को टोबैको फ्री डिक्लेयर किया था। आज भूटान में किसी भी फॉर्म में टोबैको का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, सेलिंग, जैसे हमारे यहाँ ड्रग्स बैंड हैं वैसे वहाँ टोबैको बैंड है। तो एक वो, जब तक वो बाकी गवर्नमेंट लेवल पे हो या ना हो, पर हमें अपने पर्सनल लेवल पे, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमें आपस में कम से कम इस चीज़ को एक प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हम इसको ना करें। फिर हम ये बात करते हैं कि कैंसर का पता कैसे लगे हमें, कि कैंसर है कि नहीं है।
कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो शरीर के जिस हिस्से में कैंसर बन रहा है उसी हिस्से से संबंधित है। जैसे अगर जीभ का कैंसर है तो छाला बनता है जो भरता नहीं है। गले का कैंसर है तो आवाज़ में बदलाव आ सकता है। खाने की नली का कैंसर है तो थूक निकलने में, खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। फेफड़े के कैंसर के अंदर खांसी होती है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर गांठ बनती है या निप्पल से डिस्चार्ज आता है। और आम तौर पे दर्द जो है वो कैंसर में शुरुआत में नहीं होता है। पेनलेस लंप जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी आंत का जो कैंसर है, रेक्टम का जो कैंसर है, उसमें ब्लीडिंग होती है रेक्टम से, जो कि पाइल्स को मिमिक करती है। और अगर कोई भी दिक्कत है जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही है तो उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उसको हमें स्पेशली जांच करनी चाहिए कि कहीं वो कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। सर क्या होता है कि आजकल कैंसर फोबिया भी लोगों को बहुत हो गया है। लाइक अगर उनको खांसी हो रही है तो खांसी का मतलब एक नॉर्मल खांसी जुकाम वगैरह की वजह से भी खांसी हो जाती है, तो कैसे सामान्य जो प्रॉब्लम है और कैंसर से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उनमें कैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही है ये। एक तो मोटे तौर पे थंब रूल लेके चल सकते हैं, कोई भी सिम्टम अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीरियस है। कैंसर नहीं तो कुछ और सीरियस चीज़ है, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा जैसे पेट का कैंसर है, उसके अंदर केवल स्टमक अपसेट होता है, बदहजमी होती है, डाइजेशन नहीं होता है, जो बाकी किसी भी कॉमन बीमारी में होता है। पर अगर ऐसी स्थिति आपकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा चले ही जा रही है फिर उसको एक सही तरीके से जांच करना ज़रूरी होता है। सर ये तो हो गए कैंसर के लक्षणों के बारे में सारी चीज़ें, आपने कारण भी बता दिया कि टबैको और अल्कोहल जैसी चीज़ों से होती है, लक्षण भी बता दिए। अब इसके उपचार क्या हैं? इसमें उपचार से पहले आती है इसकी जांच कैसे करते हैं। बायोप्सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक जांच होती है जो हमें करनी होती है। और काफ़ी तौर पे जनता के मन में ये भ्रम रहता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये केवल एक भ्रांति है। कैंसर अगर फैलने वाला कैंसर है तो वो फैलेगा, बायोप्सी करो या ना करो। और बायोप्सी करने से हमें ये पता लगता है कैंसर है कि नहीं, और अगर है तो किस टाइप का कैंसर है, ताकि इलाज उसके हिसाब से कर सकें। पता लगने के बाद में अगली स्टेज होती है उसको पता करना कैंसर कौन सी स्टेज के अंदर है। कैंसर 4 स्टेज के अंदर होता है। अगर हम पहली स्टेज में कैंसर को पकड़ के इलाज करते हैं तो 100 में से 98 मरीज ठीक हो जाते हैं जिनमें कैंसर ज़िंदगी भर कभी वापस नहीं आता। सेकंड स्टेज में 100 मरीजों में से 80 मरीज ठीक हो जाएंगे जिनमें कैंसर ज़िंदगी भर कभी वापस नहीं आएगा। थर्ड स्टेज में 100 में से 50 ठीक होते हैं और चौथी स्टेज में केवल 5 से 10% ठीक होते हैं। जितना हम कैंसर को जल्दी स्टेज में ट्रीट करेंगे हमें ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कम रहेगी, ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी कम रहेगी, हमारा ट्रीटमेंट में खर्च कम आएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे और बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जागरूक रहना है कि जो चीज़ों से कैंसर है उनको अवॉइड करें। दूसरा है कि अगर कोई सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो उसको सीरियसली ले करके उसकी जांच कराएं। और तीसरा ये है कि अगर कैंसर जो है वो पता लग गया है, स्टेज हमें पता लग गई है, तो उसमें हमें फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। सर अब जैसे एक भ्रम ही है यहाँ पे भारत में कि कैंसर बहुत ही एक कहते हैं ना कि थोड़े बड़े जो भी रिच लोग होते हैं कैंसर का इलाज वही करा सकते हैं और अदरवाइज़ कैंसर का इलाज नहीं है, गरीब लोगों के लिए कैंसर का इलाज नहीं है, तो उसके बारे में कहेंगे आप? यहाँ पर मैं दोबारा से फिर से वही बात करना चाहूँगा कि स्टेज कौन सी में, अगर हम लोग पहली स्टेज में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो हमें केवल एक ही ट्रीटमेंट पद्धति जैसे या तो सर्जरी या रेडिएशन या कीमोथेरेपी से ही क्योर हो जाता है। आम तौर पे 2 या 3 मॉडलिटीज़ यूज़ ही नहीं करनी पड़ती हैं। ड्यूरेशन कम रहती है ट्रीटमेंट की और कॉस्ट बहुत कम रहती है, क्योर रेट्स बेटर होते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, टोटल पॉपुलेशन में केवल 2% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ किया हुआ है। लोग समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है, लेकिन आप एक हिसाब लगा कर देखो, एक इंसान जो एक दिन में 20-25 रुपए की बीड़ी पी जाता है, अगर वो उतने रुपए का अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है और बीड़ी नहीं पीता है तो उसे कम से कम 2 से 4 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस वो अफोर्ड कर सकता है।
तो एक ये जो माइंड सेट है हमारा कि हम वो पैसा अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय उसको सुरक्षित करने के। तो ये हमें थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना है कि अपनी हेल्थ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्राइमरी तौर पे वो लोग खुद जिम्मेदार हैं अपनी हेल्थ के लिए। किसी दूसरे के भरोसे नहीं करना, किसी दूसरे को दोष नहीं देना उस चीज़ के लिए हमें। सर, क्या ये कैंसर जो होती है बीमारी, क्या ये केवल तंबाकू और ये अल्कोहल, क्या और कोई दिनचर्या से जुड़ा कारण नहीं हो सकता है? अनुवांशिक जैसे कई बार होता है कि हम तो नहीं करते लेकिन हमारे जीन्स में, हमारे मदर फादर में कहीं था, ख़ानदान में किसी को था, तो भी ऐसा मैंने कई केस देखे हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, सही बात है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ जो कैंसर प्रोटेक्शन जीन है और कैंसर प्रोमोटर जीन्स है उसका बैलेंस है। वो कुछ इंसान में वो बैलेंस इतना अच्छा होता है कि वो ज़िंदगी भर चेन स्मोकिंग करता रहेगा, उससे कैंसर नहीं होगा। दूसरी तरफ किसी इंसान में वो बैलेंस इतना गड़बड़ होता है कि जो वातावरण में धुआं है वो खुद स्मोक नहीं कर रहा है, पर जो वातावरण का धुआं है उसको उसी से कैंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा खान पान है उसमें हमें शुद्ध और ताज़ी चीज़ खानी चाहिए, सब्जियां फल पे जोर देना चाहिए। 40 साल के बाद में वेट गेन नहीं होना चाहिए हमारा। और जो बासी खाना है, डब्बा बंद खाना है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक जो फिज़िकल एक्टिविटी है, हमें कम से कम 20 से 30 मिनट रोज़ अपनी सेहत के लिए हमें ज़रूर देना चाहिए। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि कैंसर दिवस है, तो कैंसर दिवस पे एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें, जैसे आपने शुरू में कहा था, कैंसर जानलेवा बीमारी है बिल्कुल जानलेवा नहीं है। और आज कैंसर को हम ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में क्योर हो जाता है, और अगर लेट स्टेज में आता है और क्योर नहीं भी होता है तो हमारे पास में इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं आज कि उस पेशेंट की लाइफ कई सालों साल इंक्रीज़ हो सकती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। ज़रूरत है जिन चीज़ों का पता है कैंसर है उनको अवॉइड करें, और उसके अलावा अगर कोई लक्षण है 2 हफ्ते से ज़्यादा तो उसको हम लोग जांच कराएं, ठीक करें उसको। और अगर कैंसर का पता लगता है तो उसको एक सही अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में जा कर के और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराएं। मन के अंदर पॉजिटिव रख करके चलना है कि ठीक होना है। हम कई बार जाते हैं लोगों से मिलने के लिए कि उससे कैंसर हो गया है, पता लगता है, तो जो भी लोग जा रहा है उससे मिलना है, उसको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए हमेशा। उसको नेगेटिव एग्जांपल नहीं देने चाहिए, मेरे फलाने को हुआ था, उसका ये हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसका वो। नेगेटिव एग्जांपल्स कभी नहीं देने चाहिए किसी भी मरीज़ के सामने। हमेशा पॉजिटिव बताना चाहिए उसको, ताकि उसका मॉरल बूस्ट रहे। सर, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है मनीषा कोइराला। जब हम छोटे थे तब हमें पता चला था कि मनीषा कोइराला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको कैंसर हुआ था और वो गई थी उसका इलाज कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक बुक भी लिखी और उसमें लिखा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे काम आया वो पॉजिटिव रहना आया। तो पॉजिटिव रहना और शरीर से कमज़ोर होना कैसे, मतलब वो कैसे मेल होता है? पॉजिटिव रहते कैसे हम ठीक हो सकते हैं उस तरीके से? इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीन्स होती हैं, जो एक हमारा स्ट्रेस एक फैक्टर होता है, स्ट्रेस से हमारी जीन्स एडवर्सली अफेक्ट होती है। और अगर वो स्ट्रेस की जगह हमारे अंदर पॉजिटिविटी है और हैप्पीनेस है तो हम लोग जो हैं वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। जो ये फैक्टर्स हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फोन्स कहते हैं उनको। तो हमारी जो मन स्थिति होगी, अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं, तो आपके अंदर के हार्मोन्स अलग तरीके के निकल रहे हैं। वहीं अगर आप खुश हैं या आपने किसी की मदद की है और उससे आपके अंदर एक खुशी महसूस हो रही है, तो आपके जो अंदर जो हार्मोन्स, आप खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कि वो एक खुशी होती है। और उससे आपका जो ट्रीटमेंट है आप उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हो और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। मेरे को याद है कि मेरे 85 साल के बुज़ुर्ग थे, उनको गले का कैंसर था, गले में दर्द रहता था। मैं जब भी उनसे पूछता था कि आप कैसे हैं, तो कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। मैंने कहा पर आपको ये दर्द वगैरह नहीं हो रहा? कहता है तो थोड़ी मोटी चीज़ है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। और मेरे को तो पूरा विश्वास है, और वो बिल्कुल ठीक हुए। कैंसर उनका ठीक हो चुका है और आज वो 3-4 साल से बिल्कुल स्वस्थ है। सर, आपके पास ज़्यादातर किस तरह के मरीज आ रहे हैं? किस
मतलब कौन से कैंसर के, ब्रेस्ट और गले, किस तरह के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं इस समय, क्या ज़्यादा चल रहा है? हम लोग अगर इसको जेंडर के हिसाब से देखें तो फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। पहले सर्विक्स कैंसर होता था, बट अब सर्विक्स कैंसर कम हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मेल्स के अंदर टोबैको अल्कोहल रिलेटेड कैंसर ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें मुंह का कैंसर, गले का, फेफड़े का कैंसर वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें लेडीज़ को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए, हर महीने खुद को चेक करना चाहिए, और 40 साल के बाद में अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप हर इंसान को कराना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराते हैं हर 10,000 किलोमीटर्स पर, आधे दिन भी निकालते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, वही काम हमें अपने लिए भी करना चाहिए। 40 साल के बाद साल में एक दिन कंप्लीट हेल्थ चेकअप हमें कराना चाहिए। सर अब एक लास्ट वो है, आप जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको क्या कहना चाहेंगे कि जानलेवा बीमारी का इलाज भारत सरकार करा सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल करा सकती है। इनफैक्ट आज जो कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है वो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी अंदर आ रही हैं, जो जैसे आयुष्मान भारत है, तो उसके अंदर भी बहुत सुविधा दी गई है। ज़रूरत यह है कि आप जागरूक रहो, और अगर कोई तकलीफ़ है तो जल्दी हॉस्पिटल में जाओ। किसी भी, जो भी, आप गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में आओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर्स की सलाह को फॉलो करो, जीवन शैली को अच्छे से अपनाओ और स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डॉक्टर दिनेश, जिन्होंने बताया कि कैसे आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप जागरूक रहते हैं और अपने मन में पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।